हेलो एवरीवन, मैं स्वरूप सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं सोइल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में। उसका फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट पार्ट अपने आ चुका था। आज ये पार्ट सेकंड रहने वाला है। इस सेशन में अपन बात करेंगे मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, चट्टानें क्या होती है, चट्टानें कैसे बनती है, कैसे उनमें वेदरिंग प्रोसेस होती है, चट्टानें कैसे टूटती है, खनिज कैसे टूटते हैं, वो सारी की सारी, और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो सॉइल फॉर्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट सेकंड रहने वाला है और इस क्लास के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे। अगर जिसने अपने इस चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सॉइल साइंस की प्ले लिस्ट में चैप्टर फर्स्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं ना, वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का मिक्सचर होते हैं। मिनरल्स या खनिज का सीधा सीधा मतलब होता है वे चीज जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनी होती है, उसे खनिज कहा जाता है। यहाँ पे आप जब पढ़ोगे कि खनिज पदार्थ क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों से निश्चित रासायनिक यौगिक, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है। पहली चीज। फिर अलग अलग खनिज की अलग अलग विशेषताएं होती है। कोई भी खनिज समान नहीं होता। इस अर्थ क्रस्ट पर, भूपपड़ी पर बहुत अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उन खनिज जो होते हैं उनके अलग अलग विशेषताएं होती है। तो वो करेक्टर्स, विशेषताएं क्या क्या होती है वो अपन समझते हैं। पहली विशेषता अगर आपको दिख रही होगी, यहाँ लिखा है रंग और चमक। हर एक खनिज में एक जैसी चमक नहीं होती ना, एक जैसा रंग होता है। अलग अलग खनिज अलग अलग चमक रखते हैं। लाइक गोल्ड है, गोल्ड की अलग चमक होती है, सोने की अलग चमक होती है, अलग रंग होता है। चांदी जो है उसकी अलग चमक होती है, अलग रंग होता है। यह दोनों ही खनिज है, बट इन दोनों में अंतर है। तो आपको आया समझ में कि खनिज जो होते हैं वो रंग और चमक के आधार पर अलग अलग होते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो धात्विक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अधात्विक होते हैं। मतलब कुछ खनिज जो होते हैं वो मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं। ठीक है। कुछ खनिज ऐसे जिनको जब आप टकराओगे आपस में तो टन की आवाज आएगी और कुछ में टन की आवाज नहीं आएगी। तो अपन दूसरी विशेषता बोल सकते हैं कि कुछ खनिज धात्विक होते हैं, कुछ खनिज अधात्विक होते हैं। आप यहाँ देखिए कि कुछ खनिजों में जो होते हैं धात्विक होते हैं, लाइक गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, और कुछ खनिज अधात्विक होते हैं जैसे ग्लास हो गया, डायमंड हो गया। ठीक है। तो इनमें ग्लास की, कांच की अपनी खुद की एक चमक होती है, खुद का एक रंग होता है, और कांच जो होता है वो अधात्विक प्रकार का है, और वहीं गोल्ड है, कॉपर है, ये किस प्रकार का है, धात्विक प्रकार के। तो दो विशेषताएं होगी, चमक और रंग के आधार पर, धात्विक और अधात्विक के आधार पर। अगली है, जब अपन विशेषता की बात करेंगे खनिज की, तो खनिज का क्या होता है, एक विशिष्ट आकार, शेप होता है, क्रिस्टल होता है। हर एक खनिज का अपना अलग आकार है, अलग शेप है। ठीक है। अब आकार के आधार पर अलग अलग खनिज होते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे उदाहरण देखेंगे जब कि घनाकार हो सकते हैं, षटभुजाकार हो सकते हैं, क्यूबिक, हेक्सागोनल, अलग अलग टाइप के खनिज होते हैं। हर एक खनिज का एक निश्चित आकार नहीं होता। खनिज आकृति के आधार पर, आकार के आधार पर भिन्न होते हैं। उसके बाद बात करें कठोरता के आधार पर, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खनिज जो होते हैं वो कठोरता, हर एक खनिज की कठोरता एक जैसी नहीं होती। हर एक खनिज की अलग अलग कठोरता है। कुछ बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा कोमल होते हैं। अब बात करें दुनिया की सबसे कठोर खनिज की, तो दुनिया का सबसे कठोर खनिज है डायमंड। हीरा जो है वो दुनिया का सबसे कठोरेस्ट, सबसे हार्डेस्ट मिनरल है, सबसे दुनिया का सबसे कठोर खनिज है। यहाँ पे लिखा होगा कि कुछ अत्यंत कठोर खनिज हीरा, हीरा दुनिया का सबसे ज्यादा कठोर खनिज है। ये आप खास तौर पे ध्यान रखना। एक एडिशनल पॉइंट में ये लिखूंगा कि जितने भी खनिज हैं उन सबकी कठोरता जो है वो जांच की जाती है महोज स्केल के द्वारा। ठीक है। तो आप एक एडिशनल लाइन यहाँ ऐड कर सकते हो कि खनिज की कठोरता महोज स्केल के द्वारा मापी जाती है। महोज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल डेवलप करी जिसमें 1 से लेके 10 तक यूनिट है। कितने तक? 1 से लेके 10 तक। उन्होंने अलग अलग बेसिस पर, जो 1 नंबर पे आता है उसकी कठोरता सबसे कम होती है, और जिसके नंबर 10 होते हैं उसकी कठोरता सबसे ज्यादा होती है। तो कठोरता के आधार पर खनिजों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, और वो कठोरता को निश्चित करने वाली जो स्केल है उस स्केल का नाम है महोज स्केल। ये भी एक विशेषता होगी। और सबसे लास्ट में और इंपॉर्टेंट, पारदर्शिता और अपारदर्शिता। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो पारदर्शी होते हैं, जिनमें आर से पार देखा जा सकता है। कुछ खनिज है तो कैसे होते हैं जो अपारदर्शी होते हैं, यानी कि खनिज पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों हो सकते हैं। तथा कुछ खनिज है तो जो वेट में बहुत हल्के होते हैं, वजन में बहुत हल्के होते हैं, और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो वजन में बहुत ज्यादा भारी होते हैं। तो कुछ, सभी खनिजों का भार फिक्स नहीं होता, अलग अलग भार होता है, कुछ भारी कुछ हल्के। तो ये सब विशेषताएं खनिज की। जब भी आपसे पूछे खनिज की विशेषता लिखो 2 नंबर 3 नंबर में, तो आपको बताना है कि खनिज में अलग रंग होता है, अलग चमक होता है। खनिज जो होते हैं वो धात्विक भी हो सकते हैं, अधात्विक भी हो सकते हैं। खनिज अलग अलग आकृति के होते हैं, कुछ घनाकार होते हैं, कुछ षटभुजाकार होते हैं। खनिज जो होते हैं उनमें अलग अलग कठोरता होती है, कुछ ज्यादा कठोर होते हैं, कुछ कम कठोर होते हैं, कुछ कोमल होते हैं। ये जो कठोरता है ये महोज नामक साइंटिस्ट ने एक स्केल डेवलप करी थी, महोज स्केल, उसके द्वारा ज्ञात की जाती है।
उसके अलावा आप लिख सकते हो कि खनिज जो होते हैं वो पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों हो सकते हैं, और खनिज जो होते हैं वो हल्के और भारी दोनों होते हैं। ये कुछ विशेषताएं थी खनिज की। खनिज के बारे में अपने परिभाषा पढ़ी। खनिज जो होते हैं वो क्या होते हैं कि दो तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। और ये सारी खनिज की क्या थी, विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं खनिज के प्रकार। खनिज का प्रकार बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। खनिज का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब सबसे पहले है खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण जो है वो उसके आकार के आधार पर, उसके डायमीटर के आधार पर दिया गया है। ठीक है, तो ये खनिजों का वर्गीकरण जो है वो है उत्पत्ति के आधार पर, या आप बोल सकते हो उसके डायमीटर के आधार पर। डायमीटर का मतलब क्या है, आकार, ये रहा कणों का आकार, या फिर मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दूं डायमीटर। ये जो खनिजों का वर्गीकरण है ये उसके आकार या डायमीटर के आधार पर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खनिजों को उसके आकार या डायमीटर के आधार पर दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक और द्वितीयक। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक। इनकी परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे खनिज जिनका आकार या डायमीटर 0.002 mm से अधिक होता है उसे प्राथमिक खनिज कहा जाता है, तथा वह खनिज जिनका आकार या डायमीटर 0.002 mm से कम होता है उसे द्वितीय खनिज कहा जाता है। ये कि ये लाइन लिखी है कि कणों का आकार प्राथमिक खनिज में, कणों का आकार मोर देन 0.002 mm, और सीधी mm में बात करें तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 2 mm से अधिक होता है। वे खनिज जिनका आकार 0.002 mm से अधिक होता है उसे कौन से खनिज कहते हैं, प्राथमिक खनिज कहते हैं। और वे खनिज जिनका आकार 0.002 mm से कम होता है उसे द्वितीय खनिज कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि प्राथमिक खनिज पहले बनते हैं, और प्राथमिक खनिज के टूटने से ही, उसके वेदरिंग से ही फिर कौन से खनिज बनते हैं, द्वितीय खनिज बनते हैं। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय खनिजों का निर्माण होता है, तो द्वितीय खनिजों का निर्माण भी किससे होता है, प्राथमिक खनिजों से होता है। इस चीज का ध्यान रखना। अगली बात, अगला क्वेश्चन आएगा कि प्राथमिक खनिजों के एग्जाम्पल कौन कौन से और द्वितीय खनिजों के एग्जाम्पल कौन कौन से। तो प्राथमिक खनिजों के एग्जाम्पल है तीन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज और माइका। कौन कौन से, फेल्सपार, क्वार्ट्ज एंड माइका। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी मिनरल्स के। और द्वितीयक मिनरल के जो एग्जाम्पल हैं वो है पाइराइट्स, जिप्सम, हेमेटाइट। उसके अलावा एक आप लिख सकते हो सिलिकेट क्ले। ठीक है, एक और एडिशनल करना इंपोर्टेंट है कि और भी सेकेंडरी मिनरल का एग्जाम्पल है, तो कौन सा है, सिलिकेट क्ले। सिलिकेट क्ले जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मिनरल का एग्जाम्पल है। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा, खनिज का बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर में। खनिज क्या है, खनिज की विशेषता लिखो तथा खनिज का वर्गीकरण करो। तो खनिज क्या होता है, अपने परिभाषा के बारे में अपने डिस्कस करा, उसकी विशेषता के बारे में अपने डिस्कस करा, और अब अपने डिस्कस करा है उसके वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण में उसकी परिभाषा, पहले प्राइमरी बनता है, प्राइमरी के टूटने से या उसके वेदरिंग से सेकेंडरी बनते हैं। ठीक है, और प्राइमरी के एग्जाम्पल ये 3 है और सेकेंडरी के एग्जाम्पल ये है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, खनिज के बारे में। और खनिज खुद बनते कैसे हैं, जब चट्टानें टूटती है तो क्या बनते हैं, खनिज बनते हैं। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला, चट्टानों का अपक्षय एक परिचय। ओके, तो अपक्षय को इंग्लिश में कहा जाता है वेदरिंग। अपक्षय या वेदरिंग का सीधा सीधा मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। चट्टानों को टूटना ही क्या कहलाता है, उसका अपक्षय या उपसा, उसका वेदरिंग कहलाता है। उसके छोटे छोटे टुकड़े होना ही क्या कहलाता है, उसका अपक्षय या वेदरिंग कहलाता है। ये जो होता है वेदरिंग या अपक्षय, ये मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। पहला है भौतिक, जिसे अपन कहते हैं फिजिकल। दूसरा है रासायनिक, जिसे अपन कहते हैं केमिकल। और तीसरा है जैविक, जिसे अपन कहते हैं बायोलॉजिकल। तो चट्टानों के अपक्षय या चट्टानों को वेदरिंग ऑफ रॉक्स 3 टाइप से होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब अपन एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये इंट्रोडक्शन हो गया कि भौतिक या यांत्रिक अपक्षय से, दूसरा रासायनिक अपक्षय से, और तीसरा जैविक अपक्षय से। इसमें जो याद रखने लायक चीज है मेनली वो है भौतिक और जैविक अपक्षय। कौन सा अपक्षय, भौतिक एंड जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में एक अलग से चीज ध्यान रखना कि भौतिक अपक्षय में जो चट्टान होता है ना, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। भौतिक अपक्षय जब होगा तो उस चट्टान का, मिनरल का कंपोजिशन चेंज नहीं होता। जैसे वो पहले जिस फॉर्म में थी, टूटने के बाद उसी फॉर्म में रहेगी। उसके केमिकली में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, केमिकली लोचा कुछ भी नहीं होगा, कंपोजिशन वैसा का वैसा रहेगा। बट जब रासायनिक वेदरिंग होगी, रासायनिक अपक्षय होगा, केमिकल वेदरिंग होगी, उसमें क्या होगा, उसके कंपोजिशन में चेंज आएगा। जब भी रॉक्स टूटेगी, किसके थ्रू, किस अपक्षय के थ्रू, केमिकल अपक्षय के थ्रू, केमिकल वेदरिंग के थ्रू, तब चट्टान जो होगी जब वो टूटेगी तो एक नया खनिज बनेगा, एक नई चट्टान बनेगी। तो अगला क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार के अपक्षय में, किस प्रकार के वेदरिंग में चट्टान से नई चट्टान बनती है, या फिर केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, संगठन में चेंज आता है। तो कंपोजिशन या संगठन में चेंज आता है किसमें, रासायनिक में। ठीक है, तो ये इस अलग ध्यान रखना, मतलब रासायनिक में सीधा एकदम इजी वे में ये ध्यान रख लेना कि रासायनिक अपक्षय जब भी होगा, केमिकल वेदरिंग जब भी होगी, तो एक नया खनिज बनेगा, पहले जैसा खनिज नहीं रहेगा। और फिजिकल में पहले जैसा ही खनिज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और बायोलॉजिकल तो सिंपल है, सिंपल जीव जंतुओं, पेड़ पौधों या मनुष्य के द्वारा जब चट्टानों को तोड़ा जाता है, उसका जो अपक्षय होता है उसे कौन सा अपक्षय कहा जाता है, बायोलॉजिकल अपक्षय कहा जाता है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया ना, ध्यान रखना इसका।
अगला, तो अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय के कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं, कुछ अलग अलग कारक हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, भौतिक अपक्षय के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ मेन 6 कारक अपने बोर्ड पे लिखे हैं, जैसे पहला है टेम्परेचर तापमान, दूसरा है जल, तीसरा है बर्फ, चौथा है हवा, पांचवा है ग्लेशियर और लास्ट है आकाशीय बिजली। चलिए क्या क्या होता है एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है तापमान। ठीक है, कोई भी चट्टान है वो लंबे टाइम तक रहेगी फील्ड में, धरती पर, अर्थक्रस्ट पर, तो तापमान में भी लंबे टाइम से परिवर्तन होगा। कुछ टाइम ऐसा होगा जब तापमान बहुत ज्यादा हाई होगा, कभी कभी जब सर्दियां होगी तो तापमान बहुत ज्यादा लो होगा। जब तापमान बहुत ज्यादा हाई होगा, वापस बहुत ज्यादा लो होगा, लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चलती जाएगी, हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक। फिर क्या होगी, चट्टानों में जब भी तापमान बढ़ेगा, तापमान ज्यादा होगा, तो चट्टानें क्या होगी, फैलने लग जाएगी। ठीक है, पहले चट्टानें फैलेगी और जैसे ही तापमान कम होगा तो चट्टानें फिर क्या होने लग जाएगी, सिकुड़ने लग जाएगी। ऐसी प्रोसेस लंबे टाइम तक बार बार होती रहेगी, सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक। चट्टान ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगी और चट्टान फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी, ब्रेकिंग डाउन होने लग जाएगा। ये जो फैक्टर है, ये कौन सा फैक्टर है, तापमान। देखिए इसमें यही लिखा है, बार बार फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें कमजोर हो जाती है, और चट्टानें जब कमजोर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, टूट जाती है। और अपने बोला चट्टानों को टूटना ही क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। तो पहला फैक्टर तापमान। तापमान कैसे काम करता है, तो तापमान जब ज्यादा होगा तो चट्टानें फैलेगी, तापमान जब कम होगा तो चट्टानें सिकुड़ोगी। ऐसी प्रोसेस बार बार होगी तो चट्टानें कमजोर हो जाएगी, और जब चट्टानें कमजोर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। पहला काम। दूसरा काम है जल। ओके, वाटर कैसे काम करता है, जल कैसे काम करता है। कोई भी चट्टान है, उसके पास में अगर कोई नदी है, समुद्र है, वो लंबे टाइम तक पानी टकराता जाएगा, टकराता जाएगा, टकराता जाएगा। लंबे टाइम तक जब घर्षण होगा चट्टानों पर जल का, तो उससे क्या होगा, चट्टानें कमजोर हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि चट्टानें उस नदी के जल के साथ क्या हो जाएगी, बहकर चली जाएगी। और चट्टानें जब बह के चली जाएगी, जब टूट जाएगी, और टूटने को क्या कहते हैं, तो वेदरिंग। तो जल कैसे काम करता है, तो जल का फोर्स, या वर्षा हो सकती है, बारिश हो सकती है, बार बार एक जगह पड़ती जाएगी, जल का फोर्स होगा, घर्षण होगा, चट्टानें कमजोर हो जाएगी, और एक दिन क्या होगा, वो टूट के चली जाएगी। दूसरा ये हो गया जल। तीसरा है बर्फ। बर्फ में क्या होता है, जब चट्टानें बहुत बड़े आकार में होती है, चट्टानों के बीच अलग अलग टाइप की दरारें होती है, बड़ी बड़ी दरारें होती है। जब बारिश का मौसम आता है तो उन दरारों में, उन छेद में पानी भर जाता है। ठीक है, और जैसे ही सर्दी का मौसम आ गया और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तो वो पानी जो है, जो दरारों में जमा है, वो जमने लग जाएगा, बर्फ का रूप लेगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अलग चीज का ध्यान रखना, कि जब भी पानी से बर्फ जमता है तो अपने आयतन में 9% वृद्धि करता है। कितने प्रतिशत वृद्धि करता है, 9%। ये अलग से ध्यान रखना। दरारों में जो पानी जमा है वो बर्फ का रूप लेगा, और जैसे बर्फ का रूप लेगा वो अपने आकार को बढ़ाएगा, आयतन को बढ़ाएगा, और कितने प्रतिशत बढ़ाएगा, 9% बढ़ाएगा। जब आयतन को बढ़ाएगा तो चट्टानों पर प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही चट्टानों पर प्रेशर बढ़ेगा, चट्टानों में दरारें आने चालू हो जाएगी, चट्टानें कमजोर होने लग जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि चट्टानें टूट जाएगी। तो ऐसे काम कौन करता है, ये फैक्टर है बर्फ का। चलिए अगला है हवा। हवा कैसे काम करती है, हवा वाला फैक्टर कैसे काम करता है। हवा जो होती है वो तेज हवाएं जब चट्टानों से लंबे टाइम तक टकराते जाएगी, टकराते जाएगी, टकराते जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि चट्टानें कमजोर हो जाएगी, और चट्टानें क्या हो जाएगी, टूटने लग जाएगी। ये काम कौन करता है, हवा। हवा में एक अलग से ध्यान रख लेना, कि एक चीज का ध्यान रखना, आप यहाँ पे व्हाइट से लिख लेते हैं। क्वेश्चन आता है अलग से कि मशरूम टाइप की जो चट्टानें हैं, मशरूम रॉक्स जो है, उसका निर्माण किस फैक्टर के द्वारा होता है। तो मशरूम चट्टानों का निर्माण होता है हवा के द्वारा, विंड के द्वारा। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक्स, मशरूम चट्टानों के निर्माण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है। तो आपको अलग से ध्यान रखना है कि मशरूम चट्टानों के निर्माण के लिए जो कारक उत्तरदायी होता है उसका नाम है हवा। हवा लंबे टाइम तक चलती जाएगी, चलती जाएगी, तो मशरूम मीन्स छतरी नुमा, आगे से नीचे से तो क्या हो जाएगी, वो पूरी पूरी टूट जाएगी, ऊपर छत रह जाएगी। ये जो आकृति होगी, ये कौन सी आकृति, मशरूम नुमा। और मशरूम नुमा चट्टान का निर्माण किस फैक्टर के द्वारा होता है, मशरूम नुमा चट्टान का निर्माण होता है हवा या विंड के द्वारा। अगला फैक्टर है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं उन्हें ग्लेशियर कहा जाता है। और जैसे ही ग्लेशियर थोड़ी टेम्परेचर बढ़ने पर पिघलने लगेगा, तो वो ग्लेशियर अपने साथ चट्टान को भी तोड़ के लाएगा, चट्टानों के टुकड़े को भी तोड़ के लाएगा। और इस प्रकार ग्लेशियर जब पिघलता है वो पत्थर को भी तोड़ने का काम करता है। और ये जो फैक्टर है, ये कौन सा फैक्टर है, ग्लेशियर है। तो आपको आया समझ में। और लास्ट है आकाशीय बिजली। जैसे ही बिजली कहीं पे गिरेगी तो वो क्या करेगी, चट्टान या पत्थर को तोड़ देगी, और जैसे जैसे बिजली गिरती जाएगी चट्टानें टूटती जाएगी। तो इस प्रकार आकाशीय बिजली भी क्या करती है, चट्टानों को तोड़ने का काम करती है। और कैसा कारक है, तो भौतिक कारक है। इनमें ये कोई खास इंपोर्टेंट है नहीं, इसको आप पढ़ो तो बढ़िया चीज, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। बाकी 5 जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये सारे के सारे कौन से फैक्टर थे, भौतिक फैक्टर थे। पर इन सारों में जो एक कॉमन चीज है वो क्या है, कि इन सब में जब वेदरिंग होगी, चट्टानें टूटेगी, तो अपने मूल रूप में ही रहेगी, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल चेंज नहीं करेगी। उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके केमिकल में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे पहले थी, टूटने के बाद ही उसका छोटा रूप हो जाएगा, बाकी नया खनिज नहीं बनेगा, नई चट्टान नहीं बनेगी। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। अगला अब अपन पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग या रासायनिक अपक्षय।
चलिए, केमिकल वेदरिंग के आपको अलग अलग नाम दिखाई दे रहे होंगे जैसे बोर्ड पे, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, जल संयोजन, हाइड्रेशन, विलियन सॉल्यूशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन एंड कार्बीकरण। होता क्या है इनमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो है ये दो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? जल का चट्टान के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस। आपको यहां दिखा होगा कि ये क्या है, पानी की बूंद, और किस में जुड़ रही है? खनिज के साथ। जल और खनिज जब जुड़ेंगे तो एक नई खनिज बनेगा। ये जो प्रोसेस होगी ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाएगी। नया यौगिक बनेगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में एक एडिशनल चीज ये लिखनी है कि इस हाइड्रोलाइसिस को, एक मिनट यहां लिख लेते हैं, ओके, लीजिए, हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया को दोहरी, ऐसे लिख दो, दोहरा हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया को दोहरा दोहरा आपसे कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है कि हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया को दोहरा अपघटन का, दोहरा अपक्षय कहा जाता है, डबल डीकंपोजिशन, डबल वेदरिंग कहा जाता है, डबल डीकंपोजिशन कहा जाता है। मतलब इसका मतलब यह है कि जब भी खनिज के साथ जल दो अणुओं में जुड़ेगा, इसमें जल जो होता है वो H+ एंड OH- इन दोनों में टूट जाता है और फिर किसी नए खनिज के साथ जुड़ता है। और जब भी ये OH+ और H+ और ON- में टूटेगा और जब खनिज के साथ प्रतिक्रिया करेगा, तो जब उससे क्या होगा? उससे दो नए खनिज बनते हैं। कितने नए खनिज बनते हैं? दो। इन सब में एक खनिज नया बनता है, बट एकमात्र ऐसी प्रोसेस जिसमें दो नए यौगिक या दो नए खनिज बनते हैं, वो कौन सी प्रोसेस है? हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है। और इस पर स्पेशल काम की वजह से इसे डबल डीकंपोजिशन प्रोसेस या दोहरा अपक्षय या दोहरा अपघटन प्रक्रिया कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला है जल योजन, हाइड्रेशन। ये हाइड्रोलाइसिस से अलग कैसे है? उसमें दो नए खनिज बन रहे थे, बट जल योजन या हाइड्रेशन में केवल एक नया खनिज बनता है। उसमें जल जो था, H2O जो था, वो H+ और OH- में टूट जाता है, बट इसमें जो है जल H+ या OH- में नहीं टूटता, इसमें जल H2O में ही रहता है और खनिज के साथ H2O के रूप में ही क्रिया करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, तो उदाहरण यहाँ पे आप अलग से लिख सकते हो कि जैसे मान लो ये SO4 था, ये क्या है? इसे कह देते हैं, कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट। क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट। इसके साथ क्या जुड़ेगा? H2O जुड़ेगा, और जब क्रिया होगी तो बन जाएगा CaSO4.2H2O। यहाँ था ये कैल्शियम सल्फेट, पानी जुड़ा और जैसे ही क्रिया हुई और ये बन गया जिप्सम। क्या बन गया? जिप्सम। कितना नया खनिज बना? एक नया खनिज बना। और अपने सीधा सीधा बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक प्रक्रिया में हमेशा एक नया खनिज बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कैल्शियम सल्फेट था, जल जुड़ा और जिप्सम बन गया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये एग्जांपल था किसका? हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस में बस ये अंतर है कि उसमें H2O जो है वो H+ और OH- के रूप में टूटता है, और जब नए यौगिक बनते हैं तो दो नए यौगिक बनते हैं, दो नए खनिज बनते हैं। बट हाइड्रेशन में H2O के रूप में ही रहता है, जल H2O के रूप में रहता है, टूटता नहीं है। और जब प्रतिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी, तो केवल और केवल एक नया खनिज बनेगा। इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना। अगली जब बात करें अपन इसमें कि ये जो है हाइड्रोलाइसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है इन सब में, ठीक है। अगला है विलियन। विलियन या सॉल्यूशन। विलियन या सॉल्यूशन का कुछ नहीं मतलब है, जब खनिज पूरा का पूरा जल में घुल जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, उसके बाद अपना अस्तित्व खत्म कर देगा। ये जो प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस है? सॉल्यूशन है। जैसे आप मान लो NaCl था, ठीक है। NaCl था, पानी में घुल गया, उससे सोडियम अलग हो गया और कैल्शियम अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो है, ये जो प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस है? विलियन प्रोसेस है। अगला ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का सीधा सीधा मतलब होता है किसी भी चीज के साथ ऑक्सीजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और किसी भी चीज के साथ ऑक्सीजन का हट जाना क्या कहलाता है? तो रिडक्शन कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन जुड़ेगा नया खनिज बन जाएगा, और जैसे ऑक्सीजन हटेगा नया खनिज बन जाएगा, है ना। चलिए, और सबसे लास्ट में कार्बोनीकरण। किसी भी चीज के साथ CO2 का जुड़ना, ठीक है, कार्बन ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है? कार्बनीकरण। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है, ये कौन सी प्रोसेस है? रासायनिक प्रोसेस है। और इन सब में भी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है वो है हाइड्रोलाइसिस। इस चीज का सबसे स्पेशल अलग से ध्यान रखना, अलग से मेंशन, इसलिए अपन एक दो लाइन एडिशनल लिखी थी। चलिए, उसके बाद अपन बात करें जैविक अपक्षय और नियंत्रण कारक। जैविक अपक्षय कोई खास इंपोर्टेंट है नहीं। जैविक चीज मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं जो अपक्षय को प्रभावित करते हैं, वेदरिंग को प्रभावित करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पहला है पौधों का प्रभाव, ठीक है। कुछ जड़ें क्या होती है, जब कुछ
कुछ पौधे की जड़ें बहुत जब फैल जाती है, बहुत मजबूत हो जाती है, तो वो चट्टानों से टकराती है, लंबे टाइम तक चट्टानों पे प्रेशर डालती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतना प्रेशर उनका बढ़ जाता है कि वो चट्टानों को क्या कर देता है, तोड़ देता है। पहली चीज। दूसरी चीज है मनुष्य और जानवरों द्वारा, कि अपने मनुष्य जो है अपने फायदे के लिए, सुरंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, कुछ भी हॉस्पिटल या कुछ भी चीज बनाने के लिए, कोई भी पहाड़ है, चट्टान है, उसको तोड़ने का काम करता है, और चट्टानों को तोड़ना ही क्या कहलाता है, वेदरिंग। तो मनुष्य भी कहीं ना कहीं अपने निर्माण के लिए, अपने विकास के लिए क्या करता है, वेदरिंग करता है, चट्टानों को तोड़ता है। और तीसरा है सूक्ष्म जीवों द्वारा, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगी लंबे टाइम तक जब चट्टानें बहुत कमजोर हो जाती है तो उनको धीरे धीरे और कमजोर करने का काम करते हैं और फिर टूट जाती है। तो इनमें कोई खास इंपोर्टेंट है नहीं। इंपोर्टेंट अगर वेदरिंग का क्वेश्चन आता है, आपसे अगर क्वेश्चन आता है, तो भौतिक और रासायनिक ज्यादा इंपोर्टेंट है ना, वो ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सॉइल साइंस के हिसाब से, है ना। चलिए इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए अगला अगला है मृदा निर्माण के कारक। अपन ने पढ़ा खनिज और अपक्षय। अगला है मृदा निर्माण के कारक। ये कारक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। मृदा निर्माण के कारक की थोड़ी सी बेसिक सी बात करें तो मृदा निर्माण के कारकों के बारे में सबसे पहले वीवी डोकुचेव ने बताया था। वीवी डोकुचेव वाला इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं था, वो इतना ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। वीवी डोकुचेव के थोड़े टाइम बाद एक साइंटिस्ट हुए थे, जेनी। क्या नाम था उनका? जेनी। जेनी ने 1941 में, ये रहा जेनी, और 1941 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक रिएक्शन दी, एक इक्वेशन दी कि मृदा निर्माण को ये कारक प्रभावित करते हैं। और जो इक्वेशन है वो आपके बोर्ड पे लिखी है। एस मीन्स है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, एस मीन्स है सॉइल, एफ मीन्स है फैक्टर। सॉइल को फॉर्मेशन के कौन कौन से फैक्टर है। इन्होंने बोला कि 5 फैक्टर ऐसे हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उन्होंने 5 फैक्टर कौन से दिए? उन्होंने पहले बोला सीएल मीन्स क्लाइमेट, जलवायु। दूसरा बोला बी मीन्स बायोस्फीयर, जैवमंडल। आर मीन्स रिलीफ, टोपोग्राफी, हिंदी में कहते हैं स्थलाकृति। पी मीन्स पैतृक पदार्थ। टी मीन्स टाइम या समय, या आप आयु भी बोल सकते हो। इन्होंने क्या करा, जेनी ने मृदा निर्माण के 5 कारक दिए और पांचों कारक को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में डाल दिया। ठीक है, इसके बाद इनके लगभग थोड़े टाइम बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है जोफे, और ये इन्होंने काम करा था 1949 में। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन पांचों कारकों को क्या करता, 2 अलग अलग भागों में बांट दिया। इन्होंने बोला कि इन पांचों में से कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ कारक ऐसे होते हैं जो सक्रिय कारक हैं, और कुछ ऐसे हैं जो निष्क्रिय कारक हैं। यानी कि कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो एक्टिवली काम ज्यादा करते हैं, और कुछ हैं जो पैसिव फैक्टर हैं। तो अगला क्वेश्चन, मृदा निर्माण के कारकों को सक्रिय और निष्क्रिय भागों में बांटा। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर्स में बांटा। तो वो किसने बांटा? जोफे ने बांटा। और कब बांटा? 1949 में बांटा। ठीक है, और कौन कौन से कारक हैं तो ध्यान रखना, सक्रिय कारक हैं, एक्टिव फैक्टर्स हैं कौन कौन से? जलवायु और जैवमंडल। और निष्क्रिय कारक हैं पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और समय। तो इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना, कौन सा एक्टिव कारक है, कौन सा पैसिव कारक है। अब बात करें इन पांचों में भी सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है, तो इन पांचों में सबसे इंपोर्टेंट जो कारक है वो है जलवायु। कौन सा कारक है? जलवायु। तो मृदा निर्माण का सबसे इंपोर्टेंट कारक है अगर कोई, तो वो कौन सा है? जलवायु है। जलवायु के भी 2 फैक्टर कौन कौन से? एक तो तापमान और एक वर्षा। ये दोनों सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस करती है मृदा निर्माण को। ठीक है, बाकी थोड़े थोड़े इंपोर्टेंट है, बाकी सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है? जलवायु है। ठीक है, इन चीज का खास तौर पर ध्यान रखना। उसके बाद अगला है कारकों का विस्तृत प्रभाव। वापस एक बार देख लेते हैं। जैसे जलवायु जो है उसमें एक तो मैंने बोला तापमान, ठीक है, और दूसरा होता है वर्षा। तो तापमान और एक वर्षा। ठीक है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद स्थला करती है, अलग अलग स्थला करती है। जैसे जहां पर बहुत ज्यादा पहाड़ होंगे उसके आसपास की मिट्टी उतना ज्यादा डेवलप नहीं होगी, इतना ज्यादा पुरानी नहीं होगी, उतनी ज्यादा गहरी नहीं होगी। और जहां पर मैदानी क्षेत्र है वहां पर मिट्टी उतनी ज्यादा गहरी होगी और उतनी ज्यादा पुरानी और उतनी ज्यादा ही विकसित होगी। ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, समय समय जैसे अपन बल्ला बोलते हैं खादर और बागर। खादर जो होती है वो नई जलोढ़ है, बागर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती जाएगी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो समय को रिस्पॉन्सिबल करते हैं। फिर पैतृक पदार्थ है। जैसा जैसा पैतृक पदार्थ होगा, अपने पिछले सेशन में बात करी थी, ग्रेनाइट जो होता है, ग्रेनाइट चट्टान जो होती है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। बेसाल्ट जो होती है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। तो अगर किसी में पैतृक पदार्थ ग्रेनाइट है तो हाई चांस है कि बनने वाली मिट्टी किस नेचर की होगी? अम्लीय प्रवृत्ति की होगी। अगर नेचर जो है क्षारीय प्रवृत्ति का है, पैतृक पदार्थ अगर क्षारीय प्रवृत्ति का है, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि बनने वाली मिट्टी किस प्रवृत्ति की होगी? क्षारीय प्रवृत्ति की होगी या उदासीन प्रवृत्ति की होगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे किसके? सॉइल फॉर्मिंग के। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही था। ये आपके फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपने 2 लेक्चर आए थे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ये पार्ट सेकंड था। अगर इससे पहले आप पार्ट फर्स्ट भी देखना चाहते हो तो आप अपने हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।